हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे विज्ञान की और समझेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन भाग 1 को। फिर क्लास 7 में जानेंगे अम्ल, क्षारक और लवण भाग 3 के बारे में। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में हम लोग पढ़ाई करेंगे हिंदी की और समझेंगे हुंड्रू का जलप्रपात अध्याय को। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे
कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए। और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्रेया और सीमा चचेरी बहनें हैं और बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं। आज कुछ साल बाद सीमा शहर से गांव में छुट्टियां बिताने के लिए आई है। श्रेया सीमा से कुछ साल बड़ी है, लेकिन फिर भी दोनों की अच्छी बनती है और दोनों दादाजी के साथ समय बिताना भी पसंद करती हैं। अरे सीमा, तुम तो काफी बदल गई हो। क्या मतलब दादाजी? तुम्हारा कद कितना बढ़ गया है। और तुम शहर जाने के बाद दुबली पतली भी हो गई हो। क्या वह अच्छा खाने को नहीं मिलता? नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। शायद इसलिए पतली हो गई हूँ क्योंकि पिछले महीनों में मेरा कद तेजी से बढ़ा है। इस वजह से आपको मैं कुछ बदली हुई लग रही हूँ। वैसे तो अच्छा ही है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हाँ दादाजी, मैंने अपनी विज्ञान की पुस्तक में भी परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। अच्छा, जरा मुझे भी तो समझाओ कि क्या पढ़ा है तुमने? दीदी, हमारे चारों ओर कितने सारे परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, जैसे दिन से रात होना और रात का फिर से दिन में बदल जाना। कभी धूप निकलती है, कभी छांव होती है, तो कभी बारिश। हर साल नई घास आती है, बड़ी होती है और फिर सूख जाती है। फल, सब्जियां आदि फलते हैं और फिर विगलित हो जाते हैं। दूध से दही बन जाता है, पानी वाष्पीकृत हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। हर तरफ परिवर्तन होता ही रहता है। बहुत खूब बाबा, सीमा बड़ी भी हो गई है और समझदार भी। श्रेया, मुझे पता है तुम मेरी बातों में और भी जानकारी जोड़ सकती हो, बताओ ना। ये विषय बड़ा ही दिलचस्प है। मौसम का बदलना, दिन रात आदि ये सारे प्राकृतिक परिवर्तन हैं। पर इंसान भी बहुत से परिवर्तनों का कारण बनते हैं। जैसे हम गेहूं पीस के आटा बनाते हैं और फिर उस आटे से ब्रेड, रोटी, बिस्कुट और ना जाने क्या क्या बनाते हैं। ये भी तो परिवर्तन ही हुए। अच्छा सीमा, अब ये बताओ, क्या हर परिवर्तन एक ही प्रकार का होता है? नहीं दादाजी, परिवर्तनों को समझने के लिए हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन और मानव द्वारा किए गए परिवर्तन। इसके अलावा हम दो मुख्य प्रकार के परिवर्तनों पर चर्चा कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार सीमा? दीदी, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से उत्क्रमित किया जा सकता है या पलटा जा सकता है। कोई उदाहरण देकर समझाओ। दीदी, पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं पानी उबालकर उसे ढक दूं, तो क्या होगा? पहले पानी गर्म होकर भाप में बदल जाएगा, फिर भाप ढक्कन से टकराकर ठंडी होकर पानी में बदल जाएगी। इसका मतलब पानी गर्म करने पर भाप बन जाता है और भाप ठंडी होते ही वापस पानी बन जाती है। इसलिए पानी का भाप बनना एक ऐसे परिवर्तन का उदाहरण है जो उत्क्रमित हो सकता है
देखो, मैं इस चादर की तह बना सकती हूँ, फिर इसे बिछा भी सकती हूँ और फिर दोबारा तह बना सकती हूँ। तो ये भी उत्क्रमित हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। बहुत खूब सीमा। और अगर इस चादर को हम कैंची से काट दे तो यह उत्क्रमित नहीं होगा। इसी प्रकार किसी सब्जी को अगर तल दे तो वो भी वापस पहले जैसी नहीं हो सकती। और तुम जो लंबी हो गई हो, यह भी उत्क्रमित ना हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। पर तुम वापस मोटी हो सकती हो और फिर से पतली भी हो सकती हो, तो ये उत्क्रमित हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। कई बार हम परिवर्तन करने के लिए कई चीजों का मिश्रण भी करते हैं। जैसे हम पीला और नीला रंग मिलाकर हरा रंग बना लेते हैं, या फिर तांबे और टिन को मिलाकर कांसे जैसी मिश्र धातु बना लेते हैं। बहुत खूब। तुम दोनों को परिवर्तन की अच्छी समझ है। चलो, अब जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ मिलकर एक खेल खेलते हैं। मैं कुछ परिवर्तन के नाम बोलूंगा और आपको बताना है कि क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं या नहीं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। सही कहा, ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। ऊन के धागे से बना स्वेटर, ये भी सही। हाँ, ये उत्क्रमित किया जा सकता है। अब मेरी बारी। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। हाँ, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मजा आ गया। मिलकर पढ़ने से सीखना कितना आसान हो जाता है। जैसा कि तुम्हें पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और इस परिवर्तन की चाहत से न जाने कितने नए आविष्कार हुए और वैज्ञानिक खोज हुई, जिनसे हमारी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आ गया है। पर इन सब के साथ साथ हमें पर्यावरण पर भी इन बदलावों का प्रभाव पता होना चाहिए। जैसे अब पानी को ही ले लो। इंसान की जरूरत से ज्यादा पानी के लालच की वजह से पर्यावरण खतरे में आ गया है। वनों की कटाई और जलवायु में परिवर्तन आदि की वजह से जीवन संकट में पड़ रहा है। हाँ, इस बारे में मैंने टीवी पर भी काफी चर्चा देखी है, और ये भी कि पेड़ पौधे इस परिवर्तन को कम करने में हमारी मदद करते हैं। दादाजी, क्यों ना हम अपने गांव में आज कुछ पौधे लगाएं? इससे हम कुछ तो अच्छा परिवर्तन कर पाएंगे। हाँ दीदी, चलो पौधे लगाते हैं। और दीदी, आज ही क्यों, हमें हर हफ्ते कम से कम एक पौधा लगाना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक। चलो चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमें उन पौधों का ख्याल भी रखना है। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है।
टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। अम्ल, क्षारक और लवण भाग 3। नमस्ते बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि अम्ल और क्षारक को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर अम्ल और क्षारक का कोई रंग नहीं होता, उन्हें हम सूचकों द्वारा पहचान सकते हैं। जब अम्ल और क्षारक दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? क्या हम राजू के पास फिर चलें? शायद उसके पास, उसके दोस्तों के पास या मास्टर जी के पास इसका उत्तर होगा। तो देर किस बात की, चलिए राजू के पास फिर चलते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ पाठशाला में खेल रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जानना है। फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, चलो गेंद पास करो। आ, 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 आ। दिखाओ क्या हुआ? अरे लगता है कि तुम्हें मधुमक्खी ने काटा है। चलो मास्टर जी के पास। राजू, मोहन, रमा, रिंकू को मधुमक्खी ने काटा है। मैं रिंकू को सर के पास ले जा रही हूँ। सर सर, रिंकू को मधुमक्खी ने काटा है। ओहो रिंकू, तुम रोना नहीं, मैं तुरंत घाव पर बेकिंग सोडा लगा दूंगा। सीता, तुम सिर्फ उसका हाथ पकड़ दो। सर, आप क्या कर रहे हैं? यह बेकिंग सोडा और पानी का लेप है। रिंकू, अपना हाथ दिखाओ, इससे तुरंत आराम मिलेगा। सर, मैं अब थोड़ी ठीक हूँ। क्या मैं घर जाकर आराम कर सकती हूँ? हाँ रिंकू, तुम घर चले जाओ, तुम कुछ ही घंटों में ठीक हो जाओगे। अगर सूजन और दर्द कम नहीं होता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना। ठीक है सर। सीता, तुम रिंकू के साथ जाओ। ठीक है सर। सर, बेकिंग सोडा मधुमक्खी के डंक की दवा कैसे बन सकता है? जब मधुमक्खी हमें काटती है, वह हमारे शरीर में एक अम्ल को छोड़ती है। हमें दर्द इसी कारण होता है। सर, लेकिन अम्ल और बेकिंग सोडा तो क्षारक है। ओहो राजू, सब भूल जाते हो। जब अम्ल और क्षारक का मिश्रण होता है तब नमक और पानी बनता है। परसों ही तो सर ने कहा था। मोहन ने सही कहा। जब अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। इस मिश्रण की वजह से नमक और पानी बनता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ बेकिंग सोडा ने मधुमक्खी के डंक के प्रभाव को कम किया। हाँ, याद आया। अच्छा बच्चों, सोचो कि तुम्हारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको तुम ऐसे घावों पर लगा सकते हो? क्या हम टूथपेस्ट को लगा सकते हैं सर? यह भी तो क्षारक है। हाँ, जब कीट काटते हैं, ये क्षारक दर्द को कम करने में मदद करते हैं। ऐसा लगता है कि उदासीनीकरण से बहुत सारे लाभ हैं। हाँ हाँ सर, उस दिन सीता भी कह रही थी कि कैसे उनके पिताजी को त्योहार के दिन एसिडिटी हुई थी, फिर डॉक्टर ने कुछ दवाई दी थी। हाँ, और फिर डॉक्टरों ने उन्हें एक एंटासिड दिया था। यह दवाई भी क्षारक ही है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया या एंटासिड भी कहते हैं। इससे उन्हें कुछ ही घंटों में राहत मिल गई थी। अच्छा, तो यह भी उदासीनीकरण ही है। सर, और कहाँ पर उदासीनीकरण उपयोग में आता है? कभी कभी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की वृद्धि के कारण मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। यह तब होता है जब बहुत उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ओह, तो क्या यह फसल उत्पादन को प्रभावित करेगा?
हाँ। सर, फिर इसका क्या उपाय है? मिट्टी को ना तो बहुत अम्लीय या बहुत क्षारकीय होना चाहिए, और जब मिट्टी अम्लीय होती है तो उसे कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। सर, मैंने पादपों के अध्याय में पढ़ा था कि खाद भी मिट्टी के लिए उपयोगी है। यह कब इस्तेमाल होती है? हाँ बच्चों, जब मिट्टी क्षारकीय हो जाती है तो खाद का उपयोग करते हैं। जब खाद डाली जाती है तो उसमें रहने वाले जीव मिट्टी को अम्लीय बनाते हैं। इससे मिट्टी फसलों के लिए उपजाऊ बन जाती है। सर, यह तो हमने अपशिष्ट जल के पाठ में भी पढ़ा था। हाँ, हमने पढ़ा था कि कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ में अम्लीय पदार्थ मिले हुए होते हैं। शाबाश! यह जब सीधे जलाशयों में बहने दिए जाते हैं तो पानी के जीव जंतुओं को अम्ल नष्ट कर सकता है। काफी जीव मर भी जाते हैं और पानी प्रदूषित हो जाता है। फिर क्या पानी में क्षारक मिलाया जाता है? हाँ, इसीलिए कारखानों का अपशिष्ट जलाशयों में मिलाने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। आमतौर पर ढला हुआ चूना मिलाया जाता है। धन्यवाद सर, हमें उदासीनीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, अम्ल और क्षारक हमारे दैनिक जीवन में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन दोनों का मिश्रण उदासीनीकरण अभिक्रिया को जन्म देता है। आपने इस वीडियो में उदासीनीकरण और उसके उपयोगों के बारे में अध्ययन किया है। हम फिर मिलेंगे। राजू, ये लो अपना सामान। हाँ भैया। काका, एक चॉकलेट दो ना। बचवा, स्कूल में नहीं बताया जाता कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाता है। और काका, हिसाब गलत करने से क्या होता है? अच्छा, देखे। हाँ राजू, ये लो बाकी पैसे। ये लो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसे जोड़ना, घटाना सब आता है। क्या आपके बच्चे को आता है? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा अष्टम के अध्याय 5 शीर्षक है हुंडरू का जलप्रपात। जलप्रपात एक नया शब्द लग रहा होगा आप लोगों को, लग रहा है ना? हुंडरू का जलप्रपात। ये हुंडरू एक जगह है और जलप्रपात का अर्थ होता है झरना। का नाम सुने हो? ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, उसे झरना भी कहते हैं या प्रपात भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में मज़ा क्या आएगा हम लोगों को कि यह एक यात्रा वृतांत है। यात्रा के क्रम में घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। ये यात्रा किसने की थी? तो हमारे इस कहानी के कहानीकार कामता प्रसाद सिंह काम, वो कहीं और के नहीं बल्कि अपने ही बिहार के औरंगाबाद जिले के भवानीपुर नामक गांव में ये जन्म लिए थे 1875 ईस्वी में। और इन्होंने ही बहुत सारी कविताओं को, कहानियों को, उपन्यासों को, नाटकों का सृजन किया इन्होंने। और यह एक जो यात्रा वृत्तांत की जो घटना है, जो हुंडरू का जलप्रपात है, ये हुंडरू कहाँ है जानते हैं? ये अपने ही बगल के झारखंड स्थित छोटा नागपुर डिवीज़न हुआ करता था। अभी भी है ये छोटा नागपुर डिवीज़न, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने नाम सुना होगा रांची, जमशेदपुर, टाटा नगरी का नाम सुना है ना? लौह इस्पात के लिए प्रमुख उद्योग धन वहीं पर है। उद्योग वहीं लगाया गया। 1907 में टिस्को
कंपनी है टाटा एंड स्टील कंपनी, वहीं की घटना है ये। जब यहाँ से चलेंगे तो ये मैदानी भाग में हम लोग रह रहे हैं, वो पहाड़ी भाग में है, और उसी की घटना का वर्णन हमारे कवि, हमारे लेखक, क्षमा करना, हमारे लेखक कामता प्रसाद सिंह काम ने बड़ा ही सुंदर ढंग से किया है। प्राकृतिक सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन किया है कि आप सुनेंगे ना तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं भी भ्रमण थोड़ा कर लूँ। हुंडरू का जलप्रपात रांची से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है, जहाँ कवि यूं ही भ्रमण करने के उद्देश्य से, प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने के उद्देश्य से जाते हैं और देखते हैं कि करीब 25 फीट 27 फीट ऊंचे पहाड़ों से निकलने वाली जल की धाराएं बह रही है, और गिरने के बाद परावर्तित होकर भी 10 फीट से अधिक ऊंचाई तक उसकी बौछारें निकल रही है। कवि के दृष्टि में यह सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, सबसे मनमोहक, कवि कहानीकार इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा रसास्वादन करते हैं जिसको प्रकृति ने स्वयं बनाया है, और प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ों का जो स्वाद चखे, मेरे समझ से कहानीकार वही हो सकता है, कवि वही हो सकता है। हम लोग तो इस आधुनिकता के दौर में इन चीज़ों से बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन क्या कभी आपने कल्पना किया है कि उन चीज़ों का वर्णन जब होता है, कहानीकार के माध्यम से जब बताया जाता है, अपनी घटनाओं का जब वर्णन किया जाता है, यात्रा की चर्चा की जाती है, तो लगता है कि हम वहीं पर भ्रमण कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाट, उभर खाबर पत्थरों के टुकड़े, पहाड़ों के वैसे भाग जहां पर पेड़ भी निकल आए हैं, हरियाली, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, और उसके गोद से निकलती हुई जल की धारा जब बहती हो, जो एकदम साफ स्वच्छ जलधारा जब बह रही हो, तो हम लोगों का भी मन करता है कि हम लोग भी उसमें जाकर स्नान कर लें, किनारे में बैठ करके उसकी लहरों का आनंद लें, मजा लें। झारखंड में कभी आप लोगों में से कोई गया हो तो देखेंगे क्या, पहाड़ों के बीच से सड़कें निकलती है, ऐसे निकलती है जैसे आप देखते हैं ना सांपों को चलते हुए, और उस पर चलती हुई गाड़ियां जब आप देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में यह सब दृश्य कितना मनमोहक है। हम भी उस पर यात्रा, हम लोग भी उस सड़क पर यात्रा करते तो कितना अच्छा होता। दूर दूर से चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ ऐसा मधुर सुनाई पड़ता है, वैसी चिड़ियों की आवाज़ जो अपने क्षेत्रों में नहीं बल्कि उधर विशेषकर पाए जाते हैं, और उनके लिए वो उपयुक्त वातावरण होता है, और वे जो आनंद लेते हैं वास्तव में वो हम लोग नहीं ले पाते। वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि कुछ दूर पर कुछ बस्ती बसाई गई है, और इतने आकर्षक ढंग से बसाई गई है, आपको ऐसा लगेगा, जो कभी कभी आप लोग चित्र देखते होंगे कि आदिवासियों की बस्ती बसाई गई हो, उतना पुराने ज़माने का वो घर जो बहुत ही सुंदर लगता है, और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, खुले में सभी जीव जंतु स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यहाँ की तरह ये जो शोरगुल है, ये ध्वनि प्रदूषण है, यह सब आपको, वायु प्रदूषण है, यह सब आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही शांत और स्थिर जगह और मनमोहक लगेगा आपको। ऐसा महसूस करेंगे कि आप यहीं हमें रहना चाहिए, हमारा घर काश यहीं होता। अब हम लोग आते हैं कवि कामता प्रसाद सिंह के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर लें, उनके परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तभी ना हम लोगों को भी लगेगा कि न कवि कामता प्रसाद सिंह किस प्रकार के लोग थे, कहाँ के लोग थे। आइए बच्चों, हम लोग कामता प्रसाद सिंह के बारे में चार्ट पेपर के माध्यम से बृहद जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ तो बच्चों, कामता प्रसाद सिंह काम यह अलंकरण है। इनका परिचय है, जन्म औरंगाबाद जिला बिहार के भवानीपुर गांव में 1875 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध गद्य शिल्पी कामता प्रसाद सिंह काम ग्रामीण संवेदना के रचनाकार थे। इनकी रचनाएं उपन्यास के अंतर्गत सत्य प्रेम, पार्वती, यशोदा, काव्य भौमासुर वध,
जो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। नाटक पद्य पुष्पावली, सुदर्शन जो पौराणिक नाटक है, पुरानी नाटक है, ये बहुत प्राचीन काल के घटनाओं को चित्रित किया गया है इस पर। हिंदुस्तानी शिष्टाचार इनके नाटक में है। प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी शिवाजी, दासी रानी, कामता प्रसाद सिंह काम ने छोटा नागपुर को धरती का एक स्वर्ग का टुकड़ा माना है। स्वर्ग का टुकड़ा कहने का अभिप्राय कि स्वर्ग में जो सभी वस्तुएं विलासिता की होती है वो सब छोटा नागपुर में उन्हें देखने को मिलता है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा है। जमीन में हरियाली है, आकाश में नीलिमा है, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उभर खाबर और ऊंची हो गई। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां भी बल खाती हुई आगे की ओर बढ़ रही है और मैदानों की छाती को चीरी है, पर्वतों के अंतर को फोड़ा है। पौधों, लता, गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। जंगली जानवरों को शरण इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है। सभी लोग अपने जीवन शैली को इतना आनंददायी तरीके से जी रहे हैं कि सब लोग उन्मुक्त जीवन जीने और जीवन का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ की सड़कें बहुत ही बेहतरीन हैं, जिसको बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद करना पड़ा होगा। कम परेशानियों के साथ उन्होंने सड़कों का निर्माण किया होगा। आगे रास्ते पर सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी सड़कें देखने से दूर से लग रहा है कि जैसे सांप का दृश्य उपस्थापित हो रहा हो। उस पर द्रुत गति से, तेज गति से मुसाफिर चल रहे हैं और सभी अपने आप में मदमस्त होकर प्राकृतिक छटा का आनंद लेकर और अपने जीवन को जी रहे हैं। अब आगे क्या होता है, कवि देखते क्या है कि आगे आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। मादक गीतों उनके कंठ पर जैसे राज करता हो, वैसे गीतों के सहारे वो लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। और आगे बढ़ने पर चिड़ियों की चहचहाहट और जंगली जानवरों की आवाज़ें गूंजती है और लगता है कि यह भी एक सुंदर और मनोहर दृश्य है। हवा धीरे धीरे डोलती है और आकाश से वर्षा की बूंदें ऐसे पड़ रही हो जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए एक वरदान सा साबित हो रहा हो। सुंदर जलवायु, मनोहर वातावरण और धीरे धीरे डोलती हुई हवाएं अपने साथ फूलों की सुरभियां बिखेरती है। आकाश में बादल धीरे धीरे बूंदों को बरसाया करती है, जैसे हमारे स्वस्थ शरीर के लिए एक सुंदर वरदान सा साबित होता है। चिड़ियों की जो चहचहाहट है वह ऐसे लगता है जैसे वर्षा की बूंदें और उसकी ध्वनियाँ हमारे कानों को मादकता का रस घोलकर डाल रही हो। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंड्रू का यह झरना है। स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, शिवम और बालासोर होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नदी पहाड़ को पार करने की चेष्टा करती है, प्रयास करती है, वह कोशिश करती है और आगे कई धाराओं में बढ़ जाती है। पुनः एक धारा आगे भी हो जाती है, सभी धाराएं जाकर के एक साथ हो जाती है और वह जब नीचे गिरती है तो वह बड़ा ही मनमोहक दृश्य उपस्थापित करता है और यह बहुत ही विचित्र दृश्य दिखलाई देता है, जिसकी ऊंचाई, जिस झरने की ऊंचाई 243 फुट है। 243 फुट यानी कि आप समझ लीजिए कि कितनी ऊंचाई से यह जल की धारा जब गिरती है तो नीचे पत्थरों पर गिरती है और टकराने के कारण उससे झाग उत्पन्न होता है और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे रुई धुनने वालों ने धुन करके और उसके झाग को, जो उसके झाग हैं वो रुई की धुनकी की तरह वह धुना हुआ वह दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि धुनने वालों ने बहुत सारे रुई को धुन कर इकट्ठा करके वहाँ रख दिया है। चट्टानों पर जब प्रबल धारा गिरती है
तो वहाँ देखने में इंद्रधनुष जैसा रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो आकाश में दिखाई देता है। वर्षा अगर सुबह में हुई है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा की ओर दिखाई देगा, क्योंकि वह परावर्तित होकर किरणें दिखाई पड़ती है और उसमें सातों रंग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से कभी यहाँ देखते हैं कि इंद्रधनुष की तरह पानी में वो सातों रंग दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है जैसे रंगीन पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है। जानते हैं बच्चों, एक किंवदंती है कि हुंड्रू के प्रपात से 7 मील की दूरी पर एक और प्रपात के बारे में लोगों ने बताया है कि वहाँ एक और इससे बड़ा प्रपात है। अगर ये बात सही है तो वन विभाग को चाहिए कि वहाँ के लिए एक मार्ग का निर्माण करवाए, ताकि आम जनता को वहाँ जाने में सुविधा हो और उसका अवलोकन करे। तभी तो हम लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसकी प्राकृतिक छटा को, प्राकृतिक छवि का अवलोकन कर सकेंगे। खैर जो भी हो, हुंड्रू का जो जलप्रपात है ना, बहुत ही लाजवाब है। ये कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। दिमाग में आज भी वैसे ही जल का उछलना दिमाग में चल रहा है कि जब जब ये बातें याद आती हैं तो हुंड्रू का वह प्रपात, पानी का उछलना कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यह आंखों के सामने आज भी वही सीन दिखाई देती है। हाँ तो बच्चों, पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के हम लोग अर्थ जान लेते हैं। जैसे नीलिमा, जिसका अर्थ होता है नीलापन, श्यामलता। आगे है तरद्दुद, जिसका अर्थ होता है कठिनाई, परेशानी। द्रुत गति का अर्थ होता है तेज गति से चलना, अर्थात तेज चाल। गुलजार, गुलजार का अर्थ होता है प्रफुल्लित होना, खिला हुआ, खुश होना। बाग, जिसका अर्थ होता है बगीचा। अवर्णनीय, जिसका अर्थ होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने के लायक। विस्मित, आश्चर्यचकित होना, अचंभा। साध्य, लक्ष्य। साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य। विभीषिका, संकट, त्रासदी, भय। पगडंडी अर्थात पैदल चलने भर का मार्ग, बहुत संकीर्ण मार्ग। उद्गम स्थान, नदियों के निकलने का स्थान। विलीन, लुप्त, गायब। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने पाठ के अंतर्गत आने वाले सभी कठिन शब्दों का अर्थ जान गए हैं, तो इसे याद भी कर लेंगे और बोलने के क्रम में इन्हीं शब्दों का प्रयोग भी करेंगे। तब ये पता चलेगा कि हम लोगों ने वास्तव में भाषाई ज्ञान हासिल कर लिया है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी सैर कराएंगे यहाँ अवस्थित औषधीय गार्डन यानी हर्बल गार्डन की। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसका मुख्य मकसद इन पौधों के औषधीय गुणों को दर्शकों को बताना है। हर्बल गार्डन के मुख्य द्वार पर महर्षि धन्वंतरी के बड़े आकार की प्रतिमा लगाई गई है। गार्डन के अंदर के भाग में एक विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जिसके हर हिस्से में काम आने वाले औषधीय पौधों को लगाकर दर्शकों को बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन औषधीय पौधे किस रोग में उपयोगी हैं। पटना जू में
वनस्पति प्रक्षेत्र में एक सेक्शन बनाया गया है जिसमें अलग अलग तरह के गार्डन्स के बारे में जिक्र है। उसी क्रम में आज हम लोग हर्बल गार्डन के बारे में जानेंगे और यहाँ क्या क्या प्रजातियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बल गार्डन को मेंटेन करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में आयुर्वेदा से संबंधित और जो भी औषधीय पौधे हैं और एरोमेटिक्स प्लांट हैं उससे संबंधित लोगों को जानकारी दी जा सके। प्राचीन काल में जो आयुर्वेदा था ये हमारे एक जीवन पद्धति में शामिल था और जो भी हमारे गांव या देहात के लोग होते हैं या पुराने लोग हैं वो अपने जीवन में प्रतिदिन बहुत तरह के ऐसे पौधों का यूज करते हैं डेली इसमें, जिससे अलग अलग फ़ायदा होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज का क्षरण होता जा रहा है। जो आगे आने वाली नई पीढ़ी है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान में हर्बल गार्डन का स्थापना किया गया है महर्षि धन्वंतरी के नाम पे। हमारा हर्बल गार्डन है पटना जू का। इसमें बहुत से प्रजाति के स्पीसीज पौधे इसमें लगाए गए हैं, जैसे सर्पगंधा, सुगंधा, इसके अलावा मुस्तक हैं, अस्परागस हैं, स्टीविया हैं और भी बहुत तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं और उनके यूजेज के बारे में भी बताया गया है। यहाँ 60 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधों को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यह है सर्पगंधा, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और अनिद्रा के लिए किया जाता है। यहाँ आप कई प्रकार के तुलसी के पौधों को देख सकते हैं जो इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तुलसी के औषधीय गुणों का आयुर्वेद में अधिक महत्व है। यहाँ आप श्याम तुलसी और आम तौर पर पाए जाने वाले तुलसी पौधों के अलावा लवंग तुलसी और कर्पूर तुलसी के पौधों को भी देख सकते हैं। भृंगराज का संपूर्ण पौधा उपयोगी है जो बालों के लिए और आंख संबंधी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। सदाबहार का संपूर्ण पौधा मधुमेह में लाभकारी होता है। एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, पेट के लिए अति उपयोगी माना जाता है। इस गार्डन में पौधों की जानकारी लेने हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। बिहार सरकार के औषधि निदेशालय की ओर से उद्यान में दर्शकों को औषधीय उपचार की जानकारी भी दी जाती है और इसके लिए यहाँ चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया गया है। औषधीय पौधों का एक अनोखा संग्रह है। यहाँ 60 से भी अधिक प्रजाति के पौधे हैं, जो कि सब पौधे अपने रूप और गुण के कारण काफ़ी लाभदायक है और अपने आप में एक अलग पहचान है। आज के प्राचीन युग में इन औषधीय पौधों का काफ़ी उपयोग किया जाता रहा है और फिर से एक प्रचलन चली है कि लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं और संजय गांधी जैविक उद्यान इन औषधीय पौधों को बहुत ही अच्छे तरह से संजो कर रखा हुआ है और यहाँ पौधे पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। किस पौधे को कब पानी चाहिए, कब इसमें कोड़नी चाहिए, कब निकौनी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। 60 से भी ऊपर प्रजाति के यहाँ पौधे हैं, जैसे लाजवंती हो गया, खस हो गया, अश्वगंधा हो गया, शंख पुष्पी हो गया, वन हल्दी हो गया और सभी पौधे कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक हैं। मलाड पक्षी यानी नील सिर बत्तख के बच्चों के बारे में। भारत में ये एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों के मौसम में काफी दूरी से प्रवास के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में आते हैं। इन पक्षियों के प्रजनन का समय मई से जून तक होता है। मादा मलाट एक बार में लगभग 8 से 12 अंडे देती है। इनके अंडों की लंबाई 2 इंच से 2.5 इंच तक होता है, जबकि इनके अंडों की चौड़ाई
1.3 इंच से 1.8 इंच तक होता है। अंडों को सेकने का काम मादा मलाड करती है। 25 से 30 दिनों तक सेकने के बाद अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के कुछ घंटों के अंदर ही मलाड के बच्चे पानी में तैरने लगते हैं। इनके बच्चों को डकलिंग्स भी कहा जाता है। 50 से 60 दिनों के बाद इनके चूजे उड़ने में सक्षम हो जाते हैं। मलाड बत्तख के बच्चे अपने जन्म के 6 से 7 महीनों के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। डकलिंग्स देखने में बेहद सुंदर लगते हैं और इनके जन्म के पहले और जन्म के बाद संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मलाड बत्तख के बाद हम बात करेंगे एमू पक्षी के बच्चों के बारे में। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी 2 एमू के बच्चे हैं जो बेहद तेज और फुर्तीले हैं। इनका प्रजनन यही संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। इनका प्रजनन काल जनवरी से मार्च तक होता है। ये सामान्य तौर पर अपने जन्म के 1.5 साल से 3 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। एक बार में एक मादा एमू 9 से 20 अंडे देती है। नर और मादा एमू में अंडा सेने का काम नर एमू करता है और चूजे 56 दिनों में अंडे से बाहर आते हैं। अंडों से चूजों के बाहर आने के बाद 18 महीने तक ये अपने पिता यानी नर एमू के साथ रहते हैं। इस दौरान नर एमू अपने बच्चे को भोजन खोजने के तरीके बताते हैं। एक स्वस्थ एमू का जीवन काल 10 साल का होता है। इनके अंडे का वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है और रंग गहरा हरा होता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू जन्म के समय लगभग 6 इंच लंबे होते हैं। जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो इनक्लोजर में ऐसा कभी कभी होता है कि अगर कोई पेस्ट है बाहर से, जैसे मंगूज हो गया या रैट्स हैं, वो अगर इनक्लोजर में प्रवेश कर जा रहे हैं तो वो एग्स को डैमेज कर देते हैं। तो या दूसरे बर्ड्स हैं जो अगर जहाँ मिक्सिंग है स्पीसीज़ की तो वो भी अंडे को फोड़ देते हैं। तो उसके लिए कभी कभी हम लोग उसको इनक्यूबेशन के लिए इनक्यूबेटर में भी रखते हैं, आर्टिफिशियली उनको सेते हैं, या दूसरे तरह के जो हेन को भी इसमें यूज में लाया जाता है जो इसके दूसरे के बर्ड्स के अंडे को सेती हैं। तो इसके थ्रू भी हम लोग अलग अलग इससे काफ़ी सफलतापूर्वक एग हैचिंग कर रहे हैं। और लास्ट ईयर मलाड, गोल्डन फिजेंट, सिल्वर फिजेंट इत्यादि में काफ़ी बढ़िया इनक्यूबेशन के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और हम लोग इस बार फर्स्ट टाइम घड़ियाल में भी एक ट्राई कर रहे हैं कि इनक्यूबेट उनको नेस्ट से निकाल कर किया जाए और अभी होपफुली हम लोग लगता है कि उसमें भी सफल होंगे। अब हम चलेंगे हाइना यानी लकड़बग्घे के बच्चों के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी 3 लकड़बग्घे के बच्चे हैं जो बेहद चंचल और चालाक हैं। इन्हें आपस में खेलते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। लकड़बग्घा अपने जन्म के 2 से 3 साल बाद बच्चे पैदा करने योग्य हो जाते हैं। मादा लकड़बग्घा लगभग 90 से 92 दिनों के गर्भावस्था के बाद एक बार में 2 से 4 शावक पैदा करती है। जन्म के समय शावक का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। अपने जन्म के 1 से 1.5 महीने बाद ये जमीन पर चलने में सक्षम हो जाते हैं। इनका जीवन काल 25 से 30 सालों का होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवर के बच्चों को यहाँ देखकर बेहद खुश होते हैं। खासकर आने वाले बच्चों के बीच ये काफी लोकप्रिय हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।